फ्रेंड्स, आज हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस पढ़ रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन का। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या हैं? ये वो टाइट्रेशंस हैं जिनमें हम टाइट्रेशन या अनुमापन के द्वारा अंतिम बिंदु को या लास्ट पॉइंट या एंड पॉइंट को ज्ञात करते हैं। कोलराउश के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान उसमें उपस्थित आयंस की संख्या और उसकी गतिशीलता पर निर्भर करता है। जब भी हम अनुमापन करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अनुमापन के आयन और दूसरे होते हैं अनुमाप के आयंस, यानी एक जो हम चालकता सेल में लेते हैं और दूसरा जो हम ब्यूरेट में लेते हैं, तो दोनों के आयंस की क्रिया होती है और उस क्रिया के द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघटय और बहुत कम घुलने वाले पदार्थ बनते हैं। उस स्थिति में जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लेते हैं तो अम्ल तथा क्षार है, तो अम्ल और क्षार में क्या बन जाएगा? H+OH पानी बन गया, H2O। इसी तरह अगर हम दूसरे लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हमने KCl और AgNO3 में, तो Ag+ और Cl- मिलकर AgCl बना लेते हैं और इस स्थिति में हटाए गए आयनों के स्थान पर दूसरे आयन्स आ जाते हैं, यानी आयनों का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो जब भी हम अनुमापन लेते हैं तो जो हटाए हुए आयन्स हैं उनके मिश्रण की जो चालकता का अंतर है वो हमें बताया जाता है। तो अंतिम बिंदु से पहले और अंतिम बिंदु के बाद जो विलयन की चालकता में परिवर्तन है उसको हम निकाल लेते हैं और फिर हम उन दोनों के बीच में विलयन के आयतन या मात्राएं या सांद्रता और चालकता के बीच में ग्राफ खींचकर हम विलयन का चालकता या अज्ञात विलयन की चालकता निकाल सकते हैं। तो अब हम देखें तो चालकता हम किससे निकालते हैं? तो चालकता के लिए हमें कंडक्टिविटी ब्रिज चालकता मापी काम में ली जाती है। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं, नॉर्मली लैब्स में पाए जाते हैं। अब हमारी लैब में भी है, कॉलेज की लैब में भी चालकता मापी है। और इन दिनों कोरोना की वजह से आप लोग कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, पर बहुत सिंपल है ये। और हम चालकता सेलों में, चालकता सेल एक टेस्ट ट्यूब की तरह होता है। छोटा सा एक चालकता सेल है, उसमें हम एक निश्चित आयतन वाला विलयन भर देते हैं। दूसरा विलयन जो है उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं और उसकी सांद्रता जो है वो लगभग 5 गुना होनी चाहिए। तो ब्यूरेट की सहायता से हम थोड़ा थोड़ा उसमें मिलाते हैं और हर बार चालकता का मापन करते हैं। जैसे जैसे अंतिम बिंदु की तरफ हम आ रहे होते हैं तो हम ब्यूरेट से मात्रा मिलाना कम कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जैसे 1 ml मिला रहे थे, फिर हम आधा ml मिलाते हैं और लास्ट में आकर हम 0.1 ml मिलन ही मिलाकर चालकता को कैलकुलेट करते हैं। चालकता निकालने के लिए हमें जो है वो तनुता के प्रभाव में भी संशोधन करना पड़ता है। तो एक सिंपल फार्मूला हम निकालते हैं कि प्रेक्षित चालकता अगर जो हमने ऑब्जर्व की है वो C है और अनुमाप का आयतन V है और अनुमापक यानी जो हमने ब्यूरेट में लिया है वो V है और जो सेल में लिया है वो स्मॉल v है, तो उस स्थिति में C डैश क्या है? करेक्टेड यानी संशोधित। तो संशोधित चालकता हो जाएगी बराबर V+V डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाय C। C कंसंट्रेशन है, V और V दोनों के, एक जो सेल के अंदर है और एक जो ब्यूरेट के अंदर से हमने डाला है, उन दोनों का आयतन है और C डैश हमारी संशोधित चालकता हुई। तो इस प्रकार से संशोधित चालकता और मिलाए गए अनुमापक के आयतन के मध्य हम एक ग्राफ खींचते हैं, यानी अनुमापक जो ब्यूरेट से हम दिला रहे हैं उस आयतन के मध्य हम एक ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के बाद ये दोनों रेखाएं जो सीधी होती हैं वो एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, वो हमारा अंतिम बिंदु कहलाता है। और ग्राफ के इस बिंदु को से हम नीचे संगत आयतन ज्ञात कर लेते हैं,
या अज्ञात विलयन का सांद्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब सामान्य अनुमापन में तनुता प्रभाव संशोधन की आवश्यकता हमें नहीं होती, यानी हम नॉर्मल केसेस में वॉल्यूम का करेक्शन नहीं देखते। जो हमें कंडक्टेंस मिली है, चालकता मिली है, हम उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दो तरह के अनुमापन या टाइट्रेशंस, कंडक्टिविटी टाइट्रेशंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एक है अम्ल और क्षार अनुमापन यानी एसिड बेस टाइट्रेशन, और दूसरा है प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अनुमापन। ठीक है। अब एसिड बेस अनुमापन जो है वो कई तरह का हो सकता है। जैसे सबसे पहला है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से अनुमापन। तो जब किसी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लिया है हमने, जैसे HCl के साथ हमने NaOH लिया है और इसमें हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो चूँकि दोनों प्रबल हैं तो दोनों आयनित अवस्था में रहते हैं, H+, Cl-, Na+ और OH-। जब अभिक्रिया होगी तो पानी बन जाएगा और साथ में Na+ Cl-, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब अम्ल का विलयन जो है वो तो हम रख लेते हैं चालकता सेल में, और ऊपर से ब्यूरेट में हम डाल रहे हैं NaOH। तो प्रारंभ में हमने एक बार HCl की सांद्रता ले ली। अब जैसे जैसे हम NaOH का विलयन डालते हैं, होगा क्या, H OH के साथ जुड़ता चला जाएगा और H आयंस जो हैं वो सोडियम आयंस के द्वारा हटते चले जाते हैं। अब H आयंस की गति सोडियम आयंस की गति से तेज है, यानी दूसरी तरह से कहें तो H आयंस हटते गए और उनके स्थान पर मंद गति वाले सोडियम आयंस आते हैं। अब मंद गति वाले सोडियम आयंस आए तो निश्चित तौर पर फिर क्या होगा, चालकता का मान कम हो जाता है, और फिर जब हम और अधिक NaOH डालते हैं तो धीरे धीरे चालकता कम होती चली जाती है, क्योंकि H आयंस धीरे धीरे सोडियम आयंस से रिप्लेस होते हैं। अभी जो चित्र की बात हो रही है, हम अभी पूरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हमें चित्र दिखाई देगा। तो अंतिम बिंदु के बाद अगर हम देखते हैं तो NaOH मिलाने पर चालकता में वृद्धि होती है, और यह वृद्धि अनुमापन मिश्रण में OH की मात्रा बढ़ने के साथ साथ होती है। यानी एक बार धीरे धीरे कम हुआ और वो हमें AB से मिला, एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट होने के बाद हम और NaOH मिलाते जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, Na तो है ही है, H खत्म हो चुका है, तो OH आयन की मात्रा भी बढ़ती चली गई, और अब यह है चालकता का मान तेजी से बढ़ रहा है। और अब हम इसे डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, पहला जो डायग्राम है वो हमें शो कर रहा है प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार के लिए चालकता मूलक अनुमापन वक्र। तो AB लाइन किसको शो कर रही है, जिसमें H आयंस सोडियम आयंस के द्वारा हटते चले जा रहे हैं और चालकता का मान कम हो रहा है। B स्थिति पर आने के बाद H आयंस पूरी तरह से हट गए हैं, सोडियम आयंस ही रहे हैं। अब इस स्थिति में अब हम और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो स्थिति क्या होगी, सोडियम आयन के साथ साथ हाइड्रोक्सिल आयन भी विलयन में रहते हैं और वो चालकता के मान में वृद्धि करते हैं। तो CD जो है वो बता रहा है अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल आयंस को। अब AB और CD दोनों लाइनों को पीछे तक लाते हैं। X बिंदु है, X से नीचे हम एक डॉटेड लाइन डालते हैं और वो हमें बताता है अज्ञात विलयन की सांद्रता। अब हम आ रहे हैं दूसरे केस पर, जिसमें है प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के साथ अनुमापन। तो प्रबल अम्ल है जैसे HCl और दुर्बल क्षार है जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम जानते हैं कि अगर दुर्बल क्षार हमने लिया है तो वो आयनित अवस्था में नहीं रहता, तो H+ + Cl- प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन गया, H+ और OH मिलकर पानी बना लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया है
NH4 प्लस Cl माइनस। तो इस अनुमापन में भी हमने अम्ल को किस में ले लिया है, चालकता सेल में, और ब्यूरेट में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाला है। अब इस अनुमापन में HCl जितनी गति करता है उतना अमोनियम कम गतिशील है। तो जैसे जैसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, गति या चालकता का मान धीरे धीरे कम होता है। ये अपन डायग्राम से देख सकते हैं। तो जो AB है उसमें क्या हो रहा है कि H आयंस को अमोनियम आयंस धीरे धीरे हटाते चले जा रहे हैं और चालकता का मान कम हो रहा है। अब पूरा पानी बनने के बाद, एंड पॉइंट आने के बाद भी अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है, कोई आयनित अवस्था में नहीं रहता, यहाँ पर कोई मुक्त OH आयन नहीं है, इसलिए चालकता का मान कोई परिवर्तन नहीं होता और चालकता C से D तक स्थिर हो जाती है। तो इस तरह से इसमें हम A और B से फिर पीछे एक लाइन खींचकर वॉल्यूम या आयतन निकाल सकते हैं। तीसरा केस है जिसमें हमने अब दुर्बल अम्ल लिया है और दुर्बल अम्ल के साथ हम प्रबल क्षार ले रहे हैं। तो दुर्बल हमने यहाँ ले लिया एसिटिक एसिड CH3COH प्लस प्रबल क्षार हम ले रहे हैं NaOH। तो CH3COH अनायनित अवस्था में है प्लस Na प्लस OH माइनस। अब जैसे ही हम पहले चालकता सेल में हमने एसिटिक एसिड लिया और ऊपर ब्यूरेट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। जब हम एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनता है और वो आयनित अवस्था में आ जाता है CH3CO माइनस प्लस Na प्लस, और उससे क्या होगा, विलयन में Na प्लस आयंस की मात्रा बढ़ने लग जाती है और बढ़ने से चालकता का मान बढ़ने चला जाता है। एक एंड पॉइंट आता है। एंड पॉइंट आने के बाद भी अगर हम NaOH और डालते हैं तो Na की मात्रा तो बढ़ ही रही है, साथ में OH की मात्रा भी बढ़नी शुरू हो जाती है और चालकता का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये हमारा डायग्राम है। देखें पहला वाला, फर्स्ट C वाला, जिसमें A से B हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ सोडियम एसीटेट बन रहा है और सोडियम आयंस की चालकता की वजह से हमें चालकता के मान में वृद्धि हो रही है। फिर C से D ये बता रहा है कि Na प्लस के साथ Na प्लस और OH माइनस आयंस और हो गए हैं, तो चालकता के मान में तेजी से वृद्धि हो रही है। और अब हम दोनों लाइनों को मिलाते हैं, जहाँ पर ये कट करती हैं वो हमारा एंड पॉइंट है और उस एंड पॉइंट से हम नीचे एक डॉटेड लाइन द्वारा आयतन या सांद्रता निकालते हैं। चौथा केस हम लें जिसमें हमने दोनों ही वीक लिए हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो उस स्थिति में एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, शुरू में कोई आयनित अवस्था में नहीं है तो हमने एसिड को चालकता सेल में लिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर से डाल रहे हैं। अब जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड में डालते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है जो कि उच्च चालकता वाला है और आयंस के फॉर्म में आ जाता है CH3CO माइनस प्लस अमोनियम माइनस। अब इस अमोनियम आयंस की वजह से क्या होगा, चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। धीरे धीरे बढ़ने के बाद एंड पॉइंट आया। एंड पॉइंट पर आने के बाद अगर हम और भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो चालकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कोई फ्री OH आयन नहीं है और हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा D पोर्शन है, पहले चालकता बढ़ती है अमोनियम एसीटेट की वजह से और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गई क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो इस तरह से ये 4 तरह के केस हुए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस
और फिर वीक एसिड, वीक बेस। तो इन चारों के ग्राफ्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है। इसमें अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आ रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ टाइट्रेशंस पर, अनुमापन पर, और उन्हें हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या अवक्षेपण अनुमापन। तो अवक्षेपण अनुमापन में हमने 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए, AgNO3 और KCl, और Ag प्लस NO3 माइनस प्लस K प्लस Cl माइनस। हम जानते हैं कि दोनों ही प्रबल विद्युत अपघटन हैं, इसलिए पूर्णतः आयनित अवस्था में हैं। हमने AgNO3 को या सिल्वर नाइट्रेट को चालकता सेल में लिया है और ब्यूरेट को हम में KCl लेते हैं। जब हम AgNO3 में KCl डालते हैं तो Ag आयंस पोटेशियम आयंस से रिप्लेस होने लगते हैं और सिल्वर आयंस क्लोराइड आयंस के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना लेते हैं। तो अब Ag आयंस का रिप्लेसमेंट हो रहा है पोटेशियम आयंस से, पर सिल्वर आयंस और पोटेशियम आयंस की चालकता लगभग एक जैसी होती है, इसलिए शुरू में चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता और हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एन पॉइंट आया, एन पॉइंट आने के बाद भी जब हम KCl डालते रहते हैं तो अब सिल्वर आयंस नहीं है, तो क्लोराइड आयंस की भी एक्सेस हो गया और उस क्लोराइड आयंस की वजह से चालकता के मान में तेजी से वृद्धि होती है और फिर हमें एंड पॉइंट के बाद इंक्रीज मिलता है। तो ये हमारा इस तरह का ग्राफ है कि शुरू में कांस्टेंट है क्योंकि पोटेशियम और सिल्वर आयंस एक जैसी चालकता रखते हैं, फिर एक्सेस ऑफ क्लोराइड आयंस की वजह से चालकता के मान में तेजी से वृद्धि हुई। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ये चालकता मूलक अनुमापन के लाभ। क्या लाभ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो हम इसी को यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम तनु विलयनों के लिए काम में ले सकते हैं। तो नॉर्मल टाइट्रेशंस में हम n/10 से नीचे नहीं जाते, या हम n/1000 तक मेज़र कर सकते हैं। तो तनु विलयनों के लिए अनुमापन का उपयोग किया जाता है। अगर कोई कलर्ड सॉल्यूशन है तो हम टाइट्रेशन सिंपल वाली नहीं काम में ले सकते, क्योंकि वहाँ हम एक इंडिकेटर काम में लेते हैं, या हमें किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम जो कलर्ड डाइज होती हैं उन सब में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस को काम में ले सकते हैं। तीसरा है, हम हर तरह के कॉम्बिनेशंस में, जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के मिश्रण का भी टाइट्रेशन कर सकते हैं, वीक एसिड और वीक बेस की भी टाइट्रेशंस हम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल टाइट्रेशन वाले मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती है। पांचवा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम क्यों इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा एंड पॉइंट जो हमारा रिजल्ट है उसको ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, रीडिंग से कैलकुलेट नहीं करते। तो हमें सिर्फ इतना करना होता है कि हमें एंड पॉइंट के दोनों साइड में कुछ रीडिंग्स ले लेनी होती है और अंतिम बिंदु से पहले और बाद में कुछ मेज़रमेंट्स हम ले लें, वो हमारे लिए सफिशेंट होते हैं और अंतिम बिंदु पर हमें कोई जो है वो ऐसी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारे रिजल्ट्स हमारे ग्राफ से आते हैं और रिजल्ट्स प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एक दूसरे से बहुत मैच होते हैं। तो ये हमारे लिए इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो यहाँ ये यूनिट ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट